नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल, हिंदी भाषा एवं साहित्य, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी ऑप्शनल के बारे में हमने कल चर्चा किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सिलेबस है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का, उसके बारे में। उसके अलावा हमने देवनागरी लिपि को समझा था। हिंदी भाषा के मानकीकरण के कुछ प्रयासों पर हमने चर्चा किया था। वो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर की शुरुआत आज के वीडियो से होगी। आज के इस एपिसोड में हम जो चीज़ समझेंगे वो एक्चुअल में चैप्टर होगा। आप लोग क्या करिए, जो भी नोट्स बना रहे हैं एक तरफ आप सिलेबस रखिए। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है। मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको किताबों से ढूंढ कर पढ़ना भी है। नोट्स तो है नहीं कुछ ऐसा, आपको किताबों से ढूंढ कर पढ़ना है। यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो हम बात करते हैं आज अपभ्रंश और अवहट्ट। मैं एक बार सिलेबस आपको बता दूं कि सिलेबस में जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है। पेपर 1 है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप। व्याकरणिक रूप का मतलब होता है अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर पुरानी हिंदी का व्याकरण क्या था, व्याकरण से संबंधित कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने होंगे। अनुप्रयुक्त रूप का मतलब जहां जहां प्रयोग हुआ है कुछ उससे संबंधित। अब ये जो अनुप्रयुक्त रूप है पुरानी हिंदी का, अपभ्रंश और अवहट्ट में जो रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं को हम सिर्फ आज की क्लास में नहीं समझेंगे। जैसे जैसे हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम मध्यकाल में ब्रज और अवधि का विकास देखेंगे, जब खुसरो वगैरह की रचनाओं के बारे में देखेंगे, संत कवियों के बारे में देखेंगे, रासो साहित्य के बारे में, जैसे यानी कि इतिहास के क्षेत्र में जब हम बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में, तो धीरे धीरे अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन काल में जो हिंदी थी, पहले तो संस्कृत है, संस्कृत के बाद से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट या अपभ्रंश, यही पुरानी हिंदी है। और उसके बाद से हम आते हैं आधुनिक हिंदी की तरफ, खड़ी बोली की तरफ। तो भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भाग में बांटते हैं, आरंभिक, मध्यकालीन और अपभ्रंश। ठीक है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है विकृत या बिगड़ा हुआ, पतन हो जाना किसी चीज का। जैसे कि प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, पाली भाषा में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में और प्राकृत में जैन ग्रंथों की रचना। अब इन्हीं ग्रंथों के रचनाओं के बाद धीरे धीरे हिंदी का स्वरूप बदलने लगा था। हिंदी के स्वरूप के बदलने से यहां अर्थ है कि हिंदी का स्वरूप आम जनमानस की भावनाओं के साथ बहने लगा था, आम बोलचाल की भाषाओं को समाहित करने लगा था। अपभ्रंश और कुछ नहीं है बल्कि आम जन की भाषा है, उस समय के आम जन की, आज के आम जन की भाषा नहीं है। आज भी अपभ्रंश का प्रभाव हिंदी की बहुतेरी बोलियों में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में, अवधी इत्यादि, भोजपुरी इत्यादि में आज भी देखने को मिलता है अपभ्रंश का प्रभाव, यानी कि पुरानी हिंदी का प्रभाव आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो आरंभिक हिंदी है, आर्य भाषा की जो पहली कड़ी है आरंभिक हिंदी, इसमें पाली और प्राकृत भाषा थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों की रचनाएं क्रमशः इन भाषाओं में हुई हैं। उसके बाद मध्यकालीन में महाराष्ट्री, सौरसेनी इत्यादि जो भाषाएं हैं, ये मध्यकालीन भाषाओं की श्रेणी में आती है। और फिर हमारा आता है अपभ्रंश, जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपभ्रंश का जो प्रयोग हुआ है वो पतंजलि ने किया। सबसे पहला प्रयोग कहां हो रहा है? पतंजलि। कालिदास के नाटकों में जो निम्न वर्ग के पात्र हुआ करते थे, उनकी भाषा जो होती थी वो आम जनमानस की बोलचाल वाली भाषा होती थी। और कालिदास के नाटकों में बहुधा हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह की भाषा यानी कि अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। विक्रमोर्वशीय का उदाहरण आप लीजिए कालिदास के, तो इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। नामोर सिंह का मत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं, नामी साधु थे एक, उनकी जो उन लोगों की सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग मत हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा था, नामी साधु के अनुसार 3 भेद है अपभ्रंश का। पहला था उपनागर, अभीर और ग्राम्य। उपनागर, अभीर और ग्राम्य। उपनागर, अभीर और ग्राम्य, ये नामी साधु का मत था कि इस तरह से हम बांट सकते हैं। परंतु नामवर सिंह का जब मत आता है तो नामवर सिंह ने नागर और उपनागर को एक ही श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भौगोलिक स्थिति का परिवर्तन है,
भाषा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अर्थात यह हुआ कि नागर और उपनागर, जिसको नामी साधु ने अलग अलग तरीके से, नामी साधु के बाद भी लोग आए जैसे कि मार्कंडेय आए, इन्होंने नागर उपनागर को अलग बताया, जबकि नामवर सिंह का मत है कि नागर और उपनागर भाषागत रूप से कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, न तो व्याकरणिक अंतर है, न बोलने चालने में उच्चारण में कोई अंतर है। अंतर यदि आता है तो भौगोलिक क्षेत्र का अंतर आता है। नागर जहां राजस्थान में प्रचलित थी, वही उपनागर जो है वो गुजरात के क्षेत्रों में प्रचलित था। फिर आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को 5 भागों में बांटा। इनके बांटने का तरीका कुछ और था। अब तरीका समझिएगा, इन्होंने क्या कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि प्राकृत जो भाषा है, प्राकृत भाषा है, उसमें एक शौरसेनी प्राकृत है, एक मागधी प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है, पैशाची प्राकृत है और उसके अलावा महाराष्ट्री प्राकृत है। तो इन्होंने हर एक प्राकृत के समानांतर एक अपभ्रंश भाषा खड़ी की। अर्थात शौरसेनी प्राकृत से बदलकर इन्होंने कहा कि एक शौरसेनी अपभ्रंश होगा, महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश होगा, अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश होगा और पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश का निर्माण होगा। यह धीरेन्द्र वर्मा का मत था। खैर, हमें इसमें ज्यादा जाना नहीं है क्योंकि हमें व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त प्रयोगों पर ही चर्चा करनी है सिलेबस के अनुसार। तो अगर हम बात करें कि अपभ्रंश का व्याकरणिक स्वरूप क्या था, तो हम व्याकरण में क्या पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, यही सब तो होता है व्याकरण। यानी कि यदि हम अपभ्रंश और अवहट्ट के इन सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लें तो हमारा पहला पार्ट में जो टॉपिक दिया है ये हम समाप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वर से। जो स्वर थे व्याकरणिक स्वरूप, अपभ्रंश में 10 स्वर थे, कुल 10 स्वर थे। ह्रस्व और दीर्घ तो पहले भी था, अब भी है। इसमें क्या है, अ, ई, उ, ए, ओ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ये अ के ऊपर ये ऐसे बनाए हुए जो डॉक्टर के ऊपर बनाते हैं। फिर ये आ, ई, उ, ए, अ। अब इसमें क्या है कि स्वर में ए तथा अ देखने को नहीं मिलता है, यही प्रमुख बात है। यदि आपसे पूछे कि अपभ्रंश के व्याकरणिक स्वरूप पर चर्चा करिए या टिप्पणी करिए, तो आप अगर स्वर के बारे में लिखेंगे, ये ध्वन्यात्मक हो गया, ध्वन्यात्मक निरूपण हो गया, तो ध्वनि के हिसाब से, स्वर के हिसाब से यदि आप चर्चा करेंगे तो एक उसमें नोट में लिखना होगा कि ए तथा अ नहीं मिलता है, ये अपभ्रंश में नहीं मिलता है। बात करते हैं अब री लिखने की। देखिए ये री लिखते हैं हम लोग ऋषि, तो ऋषि लिखने में जो हम री लिखते हैं, ये जब हम अपभ्रंश में लिखेंगे तो इसी री का परिवर्तन होता है कई प्रकार से। कभी इस री को हम ऐसे री लिखेंगे, र में छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, या फिर हम इस री को अ से भी हटा सकते हैं, उ से भी हटा सकते हैं। जैसे ऋतु है तो उसको उतु लिखा जाएगा, री को उ से यहां पे क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। ये एक व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है अपभ्रंश में। तीसरा पॉइंट है उकार की प्रमुखता। उकार, छोटा उ जो होता है, उकार की प्रमुखता, यानी कि अधिकतर जगह देखा गया अपभ्रंश में कि उ वाले मात्रा के शब्दों की प्रमुखता है या बहुलता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं जन, तो जन को अगर अपभ्रंश में लिखा जाता था तो जनु लिखा जाता था, मन को मनु लिखा जाता था, धन को धनु लिखा जाता था। यानी कि हर जगह उकार की प्रमुखता यहां पर देखने को हमें मिलती है। आगे बढ़े, अनुनासिकता की प्रकृति का बढ़ना। अनुनासिकता का, अनुनासिक मतलब यह हुआ, इसकी प्रकृति का बढ़ना का मतलब होता है, इसे पक्षी हम लिखते हैं हिंदी में, आज के हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम पक्षी लिखते हैं। पुराने समय के यदि हम अपभ्रंश में जाएं तो इसे हम पक्षी न लिख के पांख ही लिखेंगे, पांख ही लिखेंगे। ये देखिए यहां पे अनुनासिकता को आपको देखने को मिलेगा कि बहुलता है। सिंह को हम सिंह लिखते थे, यानी कि यहां पे जो बिंदु है उसका लोप कर दिया गया। यही तो व्याकरणिक रूप होता है, यही व्याकरणिक स्वरूप अपभ्रंश का देखने को मिलता है। अगला है संयुक्ताक्षर का लोप। संयुक्ताक्षर यानी कि 2 शब्द हमने लिखा, उसमें एक शब्द जो है वो संयुक्त हुआ है तो उसका लोप कर दिया जाता था। अपभ्रंश में संयुक्ताक्षर का लोप होना, देखिए यही प्रश्न पूछेगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अपभ्रंश की व्याकरणिक स्वरूप के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो अपभ्रंश के व्याकरणिक स्वरूप में आपको यही लिखना है। बस आपकी भाषा में प्रवाह होना चाहिए, लिखने में कहीं टूटना नहीं लगना चाहिए। बात करें संयुक्ताक्षर का लोप, जैसे क्रिया लिखा हमने, तो क्रिया को हम लिखेंगे क्रिया, क्रिया को लिखेंगे क्रिया, प्रक्रिया को लिखेंगे प्रक्रिया। यानी कि संयुक्ताक्षर का लोप। अब प्रक्रिया है,
ऐसे लिखेंगे प्रक्रिया। इसको हम अगर उसमें लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रक्रिया। ये ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि अल्प प्राण महाप्राण। समझिएगा, स्वरों का भेद होता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देखिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूं अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण यानी कि किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर सदैव अल्प प्राण होता है। आप समझिए ऐसे, ये देखिए, क, ख, ग, घ और अंग। पहला अक्षर क्या है क वर्ग का, क है। तीसरा अक्षर क्या है, ग है। क और ग जो होंगे ये सदैव अल्प प्राण होंगे, इसके अलावा जो है वो क्या है, महाप्राण होंगे। समझ में आया? क और ग। ऐसे ही च, छ, ज में च और ज, हर एक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला तथा तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। यहां पर व्याकरणिक स्वरूप अपभ्रंश का जब हम पढ़ेंगे तो अल्प प्राण में जो अल्प प्राण वर्ण हैं उनको य में बदल दिया जाता है। जैसे वचन, वचन यानी कि च वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला वर्ण क्या है, च है। वचन आया, च को य से बदलना, यानी कि वचन के जगह हम लिखेंगे वयन, वचन के जगह लिखेंगे वयन। ऐसे ही आ गया कंचन, तो कंचन की जगह क्या लिखेंगे, कनयन, कंचन की जगह कनयन लिखेंगे, क्योंकि च को य में बदल दिया गया। अल्प प्राण को य में बदलने की प्रकृति अपभ्रंश में देखी जाती है, व्याकरणिक स्वरूप है। महाप्राण को ह में परिवर्तित, जैसे दधी है तो दही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि महाप्राण को ह में बदलने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है अपभ्रंश में। आगे बढ़े। कारक, कारक के बारे में समझिए। कारक आपको पता है क्या होता है, मैं यहां बता रहा हूं अपभ्रंश में क्या है। हर एक कारक का एक चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा, परंतु ये आज की हिंदी में है। अपभ्रंश जब हम पढ़ेंगे तो कई कारकों के लिए सिर्फ एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो है ही। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के लिए ही, और संबंध कारक के लिए का अथवा कर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। व्याकरणिक स्वरूप का अगला पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकृति बता दी गई आपको व्याकरणिक स्वरूप में। तो जितने भी कारक हैं उसमें ही का प्रयोग सिर्फ कौन सा है, संबंध कारक। इसको छोड़कर संबंध कारक में आपको का अथवा कर का प्रयोग करना होगा। लिंग कितने थे, तो 2 लिंग थे। कौन कौन से, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, ये आप सोचेंगे कि क्यों यहां पे लिंग बताया जा रहा है, क्या कारण है इसका। तो अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा है, पाली। पाली कहां से आई, संस्कृत से। संस्कृत में कितने लिंग हैं, 3 लिंग है। संस्कृत से तीसरा लिंग, अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन हो, एमसीक्यू, यहां पे तो खैर मेंस के लिए है, अगर ऑप्शनल हो तो पूछ सकता है कि संस्कृत में 3 होते थे, हिंदी में कितने हैं लिंग या वचन, तो 2 हैं। लिंग यहां पे 2 हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग गायब हो गया। संस्कृत में आपको मिलेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में मिलेगा, यहां हिंदी में आकर गायब हो गया। अपभ्रंश हिंदी में। फिर काल, काल पहले भी 3 थे, आज भी 3 है, आगे भी 3 रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। विशेषण, विशेषण उस वक्त भी वैसा ही होता था कि लिंग अथवा कारक के कारण उसमें परिवर्तन संभव था, और एक नया विशेषण जुड़ के आता है जो पाली भाषा में नहीं था, वो था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 आदि संख्याओं को यदि हम विशेषण के रूप में किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यह संख्यावाचक विशेषण पाली में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंश से इसकी शुरुआत हुई। सर्वनाम में तुम्हें, तुहार इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता था। शब्द जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द में क्या आपको समझना है कि कौन से शब्द बहुलता में थे, तद्भव शब्द बहुलता में थे। तद्भव यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका भाव तो सेम हो, समान हो, लेकिन वो शब्द समान नहीं हो। जैसे अग्नि को आग कह देना, दधि को दही कह देना, दुग्ध को दूध कह देना, ये सब कहां आता है, तद्भव में आता है। उसके बाद सबसे अधिक जो शब्द, सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग तद्भव, फिर तत्सम, फिर देशज, फिर विदेशज, यही अवहट्ट में आकर बदल जाता है। इसका क्रम अभी देखते हैं कि अवहट्ट में क्या होता है। इसके पहले मैं कुछ आप लोगों को और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। तो सबसे पहले अब देखिए, पुरानी हिंदी जो है ये अपभ्रंश और अवहट्ट ही है।
अब हम पुरानी हिंदी को नकार नहीं सकते, क्योंकि पुरानी हिंदी में जैन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं, बौद्ध में पाली में लिखे गए हैं। तो इन सारे इस हिंदी को पढ़ने का कारण यही है कि हम अपनी हिंदी के विकास की गति को समझें कि किस प्रकार पुरानी हिंदी से नई हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं देखकर बता रहा हूं। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है, अपभ्रंश या प्राकृत भाष, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पतातंत्रिक और योग मार्गी बौद्धों, पतातंत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यानी 7th सेंचुरी एडी की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसवी सन की बात हो रही है। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। देखिए, पुरानी, बहुत से विद्वानों ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है, अपभ्रंश या अवहट्ट को। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट मैं दोहरा रहा हूं, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पतातांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की, पतातांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, अब इस काल में जो साहित्य होते थे वो 3 प्रकार के साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो साहित्य होता था राज्य आश्रित, जो राज्य के आश्रित लोग होते थे, वो लोग राज्य, अपने राजा के बड़ाई के बारे में आप समझिए ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद होता था लोक आश्रित, जो लोक से संबंधित हो, और तीसरा होता था धनाश्रित, जो धन के लिए लिखा जाता हो। ठीक है, इन तीनों के विकसित रूप में क्या मिलता है, रासो काव्य मिलता है, सिद्ध साहित्य मिलता है। ये सब साहित्य जो है, रासो काव्य, रासो के बारे में हम स्पेशल चर्चा करेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको तो हमें आगे चर्चा करना ही है। विद्यापति और खुसरो की रचनाओं में भी इसका मिलता है, इसका अनुप्रयुक्त प्रयोग अगर हम देखें तो विद्यापति और खुसरो की रचनाओं में भी देखने को हमें मिलता है। लोकाश्रित रचनाओं में लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश का विकास देखने को हमें मिलता है। तो ये अपभ्रंश के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, 1 मिनट में देख लूं फिर बताता हूं। हाँ, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है अवहट्ट। अब यहां पे क्या है कि कुछ लोग अपभ्रंश और अवहट्ट को एक भी मानते हैं, लेकिन अपभ्रंश और अवहट्ट के बारे में हम पहले बात कर लें कि स्रोत क्या है। अवहट्ट का जो स्रोत है उससे हम चर्चा करते हैं। खास करके हमें जो देखना है वो व्याकरणिक रूप ही देखना है, और अनुप्रयुक्त प्रयोग तो हम खैर देखेंगे ही आगे, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, इतिहास में जब जाएंगे तो वो हमें देखना ही है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण रत्नाकर, ये स्रोत के बारे में बता रहा हूं। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा है, और सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ही किया गया। सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग कहां किया गया, वर्ण रत्नाकर में किया गया। तो जब हम स्रोत की बात करते हैं अवहट्ट की, तो पहला उदाहरण मैंने बताया वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। अवहट्ट सबसे पहले यहीं देखने को मिलता है। जैसे अपभ्रंश का पहला प्रयोग पतंजलि ने किया था, वैसे ही अवहट्ट का पहला प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया। फिर कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना, ये भी अवहट्ट में है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश और अवहट्ट की रचनाएं आगे चल रही हैं। यहां तक कि रीतिकाल और भक्तिकाल में भी हमें देखने को मिलेगा अपभ्रंश का प्रभाव। रीतिकाल और भक्तिकाल की रचनाओं में भी जहां तहां जैसे आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात कर ले व्याकरणिक स्वरूप की, तो देखिए यहां पर स्वर जो थे 10, मैंने बताया था कि अपभ्रंश में 10 स्वर थे। यहां पर मैंने बताया था कि अपभ्रंश में ए और ओ नहीं थे। सिर्फ एक काम आपको करना है अपभ्रंश से, यहां लिखना है ए और ओ को भी अवहट्ट में स्वर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यानी कि यह ह्रस्व और दीर्घ जो आपको स्वर दिख रहे हैं, इसके अलावा ए तथा ओ को भी स्वर में शामिल कर लिया गया। 12 स्वर हो गए। बात करें री की, तो यह वैसे ही था जैसे अपभ्रंश में री को कहीं री लिखते थे तो ऋण को ऋण लिखते थे, और कृष्ण को कंड लिखते थे, उ को लिखते थे, ऋतु को उतु लिखते थे। आ के स्थान पर हमें अ की बहुलता देखने को मिलती है। अपभ्रंश में हमें उकार की बहुलता देखने को मिलती थी, जहां हम जन को जनु, मन को मनु, धन को धनु लिखते थे। यहां पर आ के स्थान पर हमें अ की अधिकता देखने को मिलती है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा, तो शिक्षा सीख में बदल जाती है।
शिक्षा सीख में बदल जाती है अवहट्ट में, यानी कि यहां पर जो ख है, आ जो है शिक्षा में, उस आ को अ में बदल दिया गया। फिर हम बात करें सरलीकरण, वर्णों का, शब्दों का सरलीकरण हमें देखने को मिलता है। संस्कृत से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बिगड़ते स्वरूप की तरफ, थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा शब्दों में बिगड़ना शुरू होता है। विकृत को ही तो अपभ्रंश कहते हैं। जैसे कर्म को अपभ्रंश, ये देखिए यहां पे लिखा है, ये संस्कृत वगैरह के शब्द हैं, यहां पे जो लिखा है ये अपभ्रंश के शब्द हैं, अपभ्रंश, और ये जो है ये अवहट्ट है। आप टेबल बना सकते हैं। कर्म जो है संस्कृत, कम जो है अपभ्रंश हो गया, और काम जो है वो अवहट्ट हो गया। ऐसे ही हस्त, हस्त से बना अपभ्रंश में हथ, और हथ से हो गया हाथ। समझ में आ रहा है, क्लियर है। र तथा ढ को भी व्यंजन में शामिल कर लिया। जितने भी व्यंजन थे उसमें र और ढ नहीं थे, इन दोनों को भी व्यंजन माला में शामिल कर लिया गया। कहां पे? तो अवहट्ट में आने के बाद ये अवहट्ट का व्याकरणिक स्वरूप आपके सामने दिख रहा होगा। अल्प प्राण और महाप्राण में ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि किसमें होता था? अपभ्रंश में। मैंने बताया कि अल्प प्राण यानी कि किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, और अल्प प्राणों को य में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है अपभ्रंश से ही। अवहट्ट में भी वो वैसे ही रहता है, यानी कि वचन अब भी वयन लिखा जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा अल्प प्राण, और अल्प प्राण को य में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। महाप्राण को ह में परिवर्तित, जैसे दधि को दही कर दिया गया। इस प्रकार से आपने देखा कि अपभ्रंश और अवहट्ट में यह समानता देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर ले कारक। अब कारक में हमने बताया था कि इन सभी कारकों को एक ही चिन्ह ही से दिखाते थे। कौन सा ही? ये ऐसे लिखा जाता था ना, ही, ये चिन्ह हुआ करता था। आज तो कर्ता ने, कर्म को करण से, ये सब है, लेकिन उस वक्त क्या था? अवहट्ट के समय कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए के ही या फिर के ही। यहां ह पर एक आप बिंदु लगाइए, के ही नाक से जो निकलता है स्वर। करण से, सौ, संप्रदान के लिए के ही और लागी, अपादान के लिए से और सौ। ये आपको देखने को मिल रहा है। कहां? तो ये अवहट्ट में। आप याद करिए, अपभ्रंश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन सब के लिए सिर्फ ही का प्रयोग होता था। अवहट्ट में आने के बाद ही बदलकर ही हो जाता है। जहां जहां ही लिखेंगे वहां वहां ही। जैसे हमें लिखना है के ही लिखना है, तो ये अपभ्रंश में ऐसे हुआ करता था। तो अवहट्ट में अधिकतर प्रयोग हम करेंगे ही का, के ही हो जाएगा, जे ही का जे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ही का प्रयोग होगा ही के स्थान पर। अब हम बात करें संबंध कारक। संबंध कारक को का, के और केरी से लिखा जाता था। चिन्ह है ये, कारकों की विभक्ति है। अधिकरण माह और माही, जैसे माह लाइफ माह रूल आजकल चलता है ना, माह लाइफ माह रूल, तो वैसे ही अधिकरण में माह का यूज उस समय भी होता था। ये कोई नई बात नहीं है, खैर छोड़िए, ये तो मजाक की बात हो गई। अधिकरण माह, माह लाइफ माह रूल से याद रखिए। लिंग उस वक्त भी दो थे, वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन दो थे। यहां पे एक अंतर आता है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एक नियम अवहट्ट में देखने को मिलता है कि यदि हम न या नहीं प्रत्यय लगा दें, न या नहीं प्रत्यय लगा दें, किसमें भाई? वचन में, एक वचन में, तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता था। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा बहुत पुराना वीडियो है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, फिर भी आप देखेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, इतना है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वैसे ग्रामर का एक शुरुआत हम लोग करेंगे, ग्रामर के वीडियोस की, लेकिन चूंकि अभी हम हिंदी साहित्य ऑप्शनल की चर्चा कर रहे हैं, तो इतना तो मान के चलते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय आपको पता ही होगा। विशेषण लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता था। एक नया विशेषण आया, जैसे उसमें संख्यावाचक विशेषण आया था, यहां पर सार्वनामिक विशेषण आ गया। अब ये विशेषण सार्वनामिक क्या है, ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर ऑप्शनल के स्टूडेंट है तो जानते होंगे, यदि नहीं पता है तो आप वीडियोस देखेंगे, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। सर्वनाम में तुम्हें, तुहार वैसे ही है, शब्दों का क्रम बदल गया। याद करिएगा, जब अपभ्रंश मैंने बताया था तो बताया था कि सबसे अधिक तद्भव का प्रयोग, फिर तत्सम का प्रयोग, फिर देशज, फिर विदेशज। यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है अवहट्ट में, और तद्भव सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, फिर देशज शब्द, फिर विदेशज शब्द, और फिर तत्सम शब्द। ठीक है, तो यह व्याकरणिक स्वरूप अपभ्रंश अवहट्ट पुरानी हिंदी की हो गई। अब अनुप्रयुक्त प्रयोग, अगला हमारा इसी में जो टॉपिक था, अपभ्रंश अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। व्याकरणिक स्वरूप के बारे में मुझे विश्वास है कि आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होती है तो एक बार वीडियो को रोकिएगा, पीछे करके देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा किताबें आपको पढ़नी ही है,
यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, आपको एक जानकारी मिल सकती है, परंतु किताबों के बिना ये काम संभव नहीं है, क्योंकि हम छोटे परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यदि ऊपर देखना है तो हमें उस हिसाब से मेहनत भी करनी होगी, हमें खुद पढ़ना होगा। तो ये था अपभ्रंश और अवहट्ट। और इसके साथ ही मैंने एक बताया था जो आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट था, वो भी मैंने आपको बताया। जैन साहित्य वगैरह की बात हमने की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहां से हम देखेंगे कि कैसे साहित्य का काल विभाजन वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे कि रामविलास शर्मा के अनुसार क्या था, आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या था, द्विवेदी जी ने क्या कहा था, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे और जैसे जैसे हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे, ये खंड ख में आता है, तो उस वक्त हम ये भी देखेंगे कि अपभ्रंश अवहट्ट की कुछ रचनाओं के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग किया। ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में हमें अवहट्ट का प्रयोग सबसे पहले परिलक्षित होता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो पुरानी हिंदी चल रही है, इस पुरानी हिंदी का प्रभाव सिर्फ उसी कालखंड में नहीं रहा, बल्कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति काल में आएंगे, उसके अलावा अपभ्रंश और अवहट्ट पुरानी हिंदी की कुछ जो मूल प्रवृत्तियां होंगी, ये प्रवृत्तियां हमें आगे के समय में भी देखने को मिलती हैं। न सिर्फ इसी कालखंड में, बल्कि आगे चलकर आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीति काल तक में हमें ये देखने को मिलेगा। सूर और तुलसी के साहित्य में भी अपभ्रंश हमें देखने को मिलेगा। विद्यापति के में तो हमने देखा ही कि विद्यापति की कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट की ग्रंथ मानी जाती है। तो इस तरह से हमने आज अपभ्रंश अवहट्ट का व्याकरणिक स्वरूप और अनुप्रयुक्त प्रयोगों के बारे में चर्चा किया। ये हमारे खंड क पेपर 1 का पहला टॉपिक था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है मैं आपको बता दूं सिलेबस देखकर, अगला टॉपिक होगा मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आपको जो चीजें इसमें समझ में आई, जो ना आई, वो आप कमेंट में लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मैसेज करके बताइए, मेल करके बताइए, जैसे आपको बताना है, ताकि मैं इसमें और सुधार भी कर सकूं। और जो आप लोगों को ठीक लगे, जैसा आपको पता चले, अच्छा लगे, तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री में हम लोग आपस में मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। बस आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ेंगे। और बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।